हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज हम फिजिक्स के 5वें चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन आज वन शॉट वीडियो के माध्यम से निपटाने वाले हैं। वैसे बात करें बच्चों तो ये चैप्टर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। और एक चीज और बच्चों, ये जो चैप्टर है चुंबक वाला ये वैद्युत से पूरा मिलता जुलता है। वहां पर भाई वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वहां मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं। क्योंकि तार में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी तार के द्वारा जनरेट होता है। भाई जब धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, तो उसी से समझिए मिलता जुलता, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वक्त नहीं है बच्चों, कॉपी और पेन जरूर आपके हाथ में होनी चाहिए। और वन शॉट में केवल अपन उन्हीं को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो। ठीक, हर एक टॉपिक को हम उस तरह डीपली नहीं देखेंगे, वन शॉट में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दी थी। अब इस परिभाषा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को हमने दो तरीके से बताया था, उसी तरह यहां पर भी है, इसलिए इस टॉपिक को हमने रखा है। अब समझिएगा। तो सबसे पहले है कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। थोड़ी देर के लिए वैद्युत द्विध्रुव को समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव में हमने क्या बताया था बच्चों कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक, विपरीत प्रकार के, लेकिन परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण बोले तो जैसे अगर हम भाई क्या कर लें, इधर कोई वस्तु हमने रखा है, इधर दोनों का परिमाण यानी मान लेते हैं जैसे भार ही समझिए, दोनों बराबर हो, लेकिन भाई एक दूसरा है और ये वाला दूसरा है। जैसे इसमें है बच्चों कि दो विपरीत प्रकार के आवेश, मान लेते हैं प्लस क्यू इधर रखा है और माइनस क्यू इधर, तो दो विपरीत प्रकार के आवेश हुए ना, तो दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। फिर हमने बताया था कि भाई जो इनके बीच की दूरी होती है वो 2l होती है बच्चों। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बताया था कि दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सेम लॉजिक यहां पर भी लगना है, बशर्ते अब की बार यहां कोई चालक तार या आवेश ना होकर के बच्चों यहां पर हम मैग्नेट यानी चुंबक का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम परिभाषा को। तो परिभाषा देखिए सेम हूबहू उसी की तरह लिखा है बच्चों कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे बच्चों क्या है कि एक मैग्नेट, एक चुंबक हम ले लेते हैं। जैसे एक चुंबक है, ठीक, एक चुंबक है और हमने क्या किया बच्चों, मान लेते हैं कि भाई इसका ये नॉर्थ, ठीक, और ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। और इधर की जो चुंबक, अगर हम चुंबकीय प्रवृत्ति बात करें, ठीक, इधर हम बात करें तो चुंबकीय जो प्रवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी m। ठीक, यानी इधर चुंबक प्रबलता इसी को बोलते हैं, या ठीक है ना। तो ये चुंबक प्रबलता m हो गया, इधर भी m होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। ठीक, आवेश में हमने क्या किया था भाई, आवेश में वही चीज बच्चों, यहां पर क्यू था, मान लेते हैं प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l। तो यहां पर आवेश ना होकर के यहां पर क्या है बताया हमने, चुंबक प्रबलता, चुंबकीय प्रबलता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो इधर, क्योंकि भाई इधर भी चुंबक में कोई प्रबलता है और इस सिरे पे भी प्रबलता है, तो यही चीज हमने बताया कि दो समान, भाई दोनों क्या है, समान है, तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो विपरीत प्रकार हो गए बच्चों। इन्हें अल्पतम दूरी पर रखने से यानी 2l दूरी पर रख दिया है, तो जो संरचना बन रही है उसी को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक,
ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव। अब देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है। वेरी सिंपल, बहुत इजी है बच्चों। अब देखिएगा कि इसमें हमने क्या बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक द्विध्रुव मतलब किसी एक ध्रुव, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है हमने बताया पूरा। तो भाई चुंबकीय द्विध्रुव में कोई एक मतलब एक ध्रुव, तो एक ध्रुव चलो बच्चों हम ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, कोई एक ध्रुव, तो एक ध्रुव ले लिया m, ठीक। कोई एक ध्रुव, एक मिनट थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी यानी 2l, ठीक 2l, ठीक है ना, के गुणनफल, भाई के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, कि गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो ये फार्मूला हो गया कैपिटल M बराबर मतलब 2l गुणे m, ठीक है ना। या ऐसे लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि m बराबर, ठीक मतलब ये कैपिटल M है बच्चों, और उसके बाद लिख सकते हैं कितना कि m इंटू 2l, इतना याद रखना। तो ये हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वैसा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। हमने यही बताया कि भाई दो विपरीत मतलब समान है, दो ये समान है बच्चों, ठीक। हमने बताया ना ये चुंबक प्रबलता है, तो दो समान है, उसमें आवेश था, यहां पर चुंबक प्रबलता है स्मॉल m, समझिए ये आवेश ही। तो अब देखिए दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव, ठीक, को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो स्ट्रक्चर यानी जो निकाय बन रहा है, जो संरचना बन रही, उसी को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। फिर हमने बताया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कि दोनों ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव और उनके बीच की दूरी यानी 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे वहां पर लिखे थे कि दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो पूरा सेम उसी तरह का है, कोई बदलाव नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको कैपिटल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो ये लिखा है ना कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों को के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल, ठीक, के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। ये आपको याद करना है, समझ में आ गया। चलिए अभी इसको हम भाई इसकी परिभाषा निकालेंगे, इसका मात्रक भी निकालेंगे, विमा भी निकालेंगे, डोंट वरी। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये लॉन्ग में आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कोई कुंडली है या, ठीक लूप बोलिए, पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक, लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक अपने को प्राप्त करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हमने कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ लिखने वाली चीजें हमने लिख दिया है कि माना एक धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। तो भाई ये चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या है, B है, जिसकी चौड़ाई स्मॉल b से है। तो यानी यहां पर एक क्या रखा है बच्चों, इसमें एक लूप रखा है, ठीक, एक कुंडली, ठीक, ये हम एक कुंडली मान लेते हैं कि इसमें एक कुंडली, ठीक, ठीक, हालांकि कुंडली इस तरह से इसमें दर्शाएंगे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, उसी की चौड़ाई, ये पूरी इसकी चौड़ाई को बता रहा है, लंबाई इसकी L है, ठीक है ना, ये चीज समझना। तो ये क्या किया हमने, एक इसमें धारावाही लूप रख दिया जिसकी चौड़ाई B है बच्चों, यानी इसका जो मान है रसगुल्लों वो क्या है, B है। आगे देखिएगा लिखेंगे, इस पर क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर लगने वाला जो बल है F1 व F2 है, यानी इस पर एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक, एक बल बच्चों ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल नीचे की ओर, ठीक, और लगने वाला जो बल है वो क्या है, ये बल क्या है, F1 है बच्चों और ये बल F2 है, ठीक। अब समझिएगा यहां से अब करना क्या है हमें, चलिए अब आ जाते हैं इधर
ये तो हमने बता दिया कि भाई क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इसमें क्या है कि एक लूप, ठीक, एक लूप क्या है रखी हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो B है। अगर हम बात करें बच्चों इसके अक्ष से, अगर हम चुंबकीय अक्ष निकालेंगे, ठीक, तो अगर इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ाते हैं, ये यहां आया और इसको डैश डैश करके नीचे बढ़ाते हैं, ये यहां, ठीक, तो एक क्या बन गया है, एक ट्राइंगल बन गया है, त्रिभुज। याद है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघाव, सेम उसी तरह का। तो एक लूप है, ठीक। अब ये चीज आपने निकाल दिया, आप इसका मान ले लीजिए भाई, इसको हम मान लेते हैं, ठीक, एक मिनट, इसको दे देते हैं, ये A है, ये वाला सिरा, और ये B है और ये C है, ठीक है। अब देखिए जो आपको करना है, ठीक, और मान लेते हैं ये थीटा कोण बन रहा है, तो अब लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले लगाएंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। भाई लंब क्या है, BA है या AB है, लंब AB है, ठीक, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या है, कर्ण BC है, तो BC लिख दिया। तो यहां से हम लिखेंगे AB बराबर, AB बराबर हो गया क्या बच्चों, BC साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं AB बराबर BC। भाई BC का मान कितना है, स्मॉल b है, स्मॉल b साइन थीटा। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण, ठीक, निकालेंगे कि लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण टाउ बराबर होता क्या है बच्चों, टाउ बराबर बल बराबर, मतलब बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक, बल गुणे लंबवत दूरी, सेम वही है बच्चों जैसे वैद्युत वाले में था। तो टाउ बराबर ये हो गया भाई बल। अब देखिए कोई भी धारावाही लूप है या तार की कुंडली है, कुछ भी है, तो उसके लिए F बराबर, पिछले चैप्टर में हमने क्या बताया था, IBL साइन थीटा, ठीक, यानी IBL, F बराबर IBL, याद है बच्चों, तो F बराबर IBL लगाना है, ठीक, F बराबर क्या लगाना है, IBL, तो इसके स्थान पे लिखेंगे IBL, ठीक, और उसके बाद गुणे लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी, भाई लंबवत दूरी का मतलब क्या है, AB, ठीक, ये AB यही तो है ना लंबवत दूरी, तो ये निकाले हैं हमने क्या, B साइन थीटा, ये हमने निकाला बच्चों B साइन थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बच्चों टाउ बराबर, टाउ बराबर लिखेंगे तो देखिए ये I है, ठीक, I है, I हमने रख लिया, I गुणे, उसके बाद ये L गुणे B पास में रख देते हैं, ठीक, L गुणे B, इसको पास में रख दिया, और उसके बाद B साइन थीटा, B साइन थीटा, और लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या है बच्चों, ठीक, चूंकि ध्यान देना A बराबर, A मतलब लूप का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों इसे टाउ बराबर I, इसके स्थान पर A हो जाएगा IA, और ये क्या है B, IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा, यही क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक हो जाएगा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। बहुत ज्यादा अपने को डीपली नहीं जाना, हमने क्या बताया कि माना एक क्या है लूप, ठीक, माना एक क्या है धारावाही कुंडली या फिर लूप है, ठीक, और जिसकी चौड़ाई क्या है B है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। इस कुंडली पर एक बल ऊपर F1 और एक बल नीचे की ओर F2 कार्य कर रहा है, ठीक, और भाई लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर IBL साइन थीटा होता है, वो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। फिर हम करेंगे क्या बच्चों कि त्रिभुज यहाँ पे ABC, अगर इसको हम डैश डैश करके मिलाएं और इसको भी बढ़ाएं तो भाई ये एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज का निर्माण
कर देता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस त्रिभुज में से सबसे पहले इसकी लंबवत दूरी को निकाल लिया, क्योंकि बल आघूर्ण निकालना है रसगुल्लों। बल आघूर्ण तभी निकलेगा जब हम क्या है कि बल गुणे लंबवत दूरी, भाई बल पता है अपने को, लंबवत दूरी तो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने साइन थीटा बराबर क्या निकाला, ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसमें AB है, कर्ण BC है, वो चीज। तो यहां से हमने AB बराबर निकाल लिया BC साइन थीटा, या AB बराबर BC क्या है, BC हमने बताया कि लूप की चौड़ाई है, तो वो B लिख दिया, ठीक है ना, इसके स्थान पे साइन थीटा। फिर अब लूप पर लगने वाला, ठीक, लगने वाला हम निकालेंगे बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। अब भाई बल आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक। तो बल यहां से टाउ बराबर, ये बल हो गया IBL F, उसके बाद लंबवत दूरी B साइन थीटा है। फिर हमने क्या किया, B और L को पास पास रख लिया। अब L गुणे B क्या है, L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल, भाई लूप कोई एक समझ लीजिए आयताकार कुंडली है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, इसके स्थान पे यानी L गुणे B बराबर A हो गया। तो वही चीज टाउ बराबर IAB साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। एक चीज और समझना है, एक चीज रसगुल्लों थोड़ा आपको यहां पर और समझना है। हम लिख देते हैं इसी में लिख देते हैं, इसी में जुगाड़ हो जाएगा। लिखेंगे बच्चों कि यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो भाई कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो जाए बच्चों, तब ये फार्मूला क्या बन जाता है, टाउ बराबर, तब फार्मूला बन जाता है टाउ बराबर, आगे n लगा देंगे, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तब ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। क्लियर हुआ, हमारा मेन फार्मूला ये है। और उसके बाद मान लेते हैं कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो, देन ये फार्मूला इस तरीके से बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेरिवेशन पूछा जा सकता है इस चैप्टर में, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिएगा, इसकी मदद से हम निकालेंगे, ठीक, हम निकालेंगे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। देखिए अच्छे से समझिए। अब हमारा जो टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने एक फार्मूला निकाला बच्चों, अभी, ठीक, एक फार्मूला क्या निकाला, अभी निकाला हमने कि धारावाही, ठीक, धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो लगने वाला बल आघूर्ण अभी हमने क्या निकाला, तो लगने वाला जो बल आघूर्ण निकाला वो निकाला बच्चों टाउ बराबर IAB साइन थीटा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा, ठीक। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समझिएगा थोड़ा, ये हो गया। लेकिन बच्चों हमें पता है एक चीज हम निकालेंगे, वैद्युत, हाँ, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, अब वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, उसके लिए होता है टाउ बराबर, उसके लिए होता है बच्चों टाउ बराबर PE साइन थीटा। PE साइन थीटा होता है या नहीं, बिल्कुल होता है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। अब अगर हम देखें, गौर से समझिएगा, अब लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व 2 की
तुलना करने पर अगर हम 1 व 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो जो यहां पे समझिएगा, जो E है वो B के बराबर है। मतलब E क्या है? चुंबकीय, मतलब वैद्युत क्षेत्र, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तुलना करने पर, लेकिन समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर I इंटू ए ये क्या है? P के समान होगा। ठीक, I इंटू ए जो है बच्चों वो P के समान होगा। ठीक, P के समान होगा क्योंकि जो ये P है, यूं समझिए इसके स्थान पे ये पूरा का पूरा ये चीज है। ठीक, यानी इसके समान होगा, इसलिए हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि टाउ अर्थात जो I इंटू ए हो जाएगा वो P के बराबर हो जाएगा। P क्या है? ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन यहां पर जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ये बराबर होगा किसके? M के। ठीक, तो ये इसके स्थान पे जब हम इसको लिखेंगे बच्चों, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी टाउ बराबर, समझिएगा बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा समझिए। टाउ बराबर हम बच्चों I इंटू ए के स्थान पे हमने मान लिया M और उसके बाद ये B है ही MB साइन थीटा। ठीक, टाउ बराबर MB क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, यानी टाउ बराबर ए, ये आ गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। इसके पहले क्या था? धारावाही लूप पर या कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया बच्चों? सबसे पहले शुरुआत यहां से करना है कि धारावाही लूप पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है टाउ बराबर IAB साइन थीटा। फिर हम करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण जो होता है टाउ बराबर P साइन थीटा। ये हमने पहली कक्षा मतलब पहले चैप्टर में पढ़ा है। फिर हमने क्या किया? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम जब तुलना करेंगे बच्चों, यानी अगर हम देखेंगे, समझिए थोड़ा कि भाई ये टाउ बराबर ये भी है, टाउ बराबर ये भी है, और ये IAB साइन थीटा है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है बच्चों? PE साइन थीटा है। तो कहीं ना कहीं जो साइन थीटा है वो साइन थीटा के बराबर, जो E है उसके स्थान पर B हो गया। अब P बचा है, ये वाला जो P है I इंटू ए के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा I इंटू ए जो है P के समान होगा। ठीक, जब समान हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि यहां पर है वैद्युत ना होकर के यहां पर चुंबक की बात हो रहा है, तो वहां इसलिए हमने I इंटू ए बराबर M लिखा है। ठीक, अब ये मत समझना कि भाई P आपने यहां बताया तो सर M क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों जो P है वो यहां M के नाम से जाना जा रहा है। वहां पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहां था M है तो यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है। ठीक, ये चीज, इसलिए हमने इसके बराबर M लिख दिया। अब टाउ बराबर MB साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया है। अब यही कहेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अब परिभाषा निकालेंगे कैसे? देखिए, अब हम करेंगे क्या बच्चों कि यदि थीटा बराबर 90 अंश, अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री कर देंगे और B बराबर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 1 टेस्ला कर दें, 1 टेस्ला, ऐसी सिचुएशन में जो बलाघूर्ण लगेगा वो अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा, तो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर केवल और केवल यहां M बचेगा, है ना? M बचेगा, यही तो बचेगा बच्चों, क्योंकि B का मान 1 रख देंगे, साइन ये थीटा हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर केवल और केवल M। अब देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा भाई, यहां से बलाघूर्ण की परिभाषा क्या हुआ, तो लिखेंगे कि मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक, हमने परिभाषा क्या बताया? परिभाषा लिखेंगे बच्चों। ठीक, आज थोड़ा शोरगुल हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करने ना बच्चों, क्योंकि बाहर आज काम चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक, इसलिए थोड़ा शोरगुल आ रहा होगा बाहर से। देखिए लिखेंगे बच्चों कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण वह अधिकतम बलाघूर्ण है, वह अधिकतम बल आघूर्ण है। अगर भरना समझ में आए तो समझ लेना, बल लिखा है, वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक, लंबवत रखने पर कार्य करता है। इतना समझ जाइएगा बच्चों, और कुछ नहीं है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम, यही तो कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बलाघूर्ण है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। यानी वही अधिकतम बलाघूर्ण ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, क्योंकि भाई ये थीटा क्या है? लंबवत है, और ये क्या है? एक टेस्ला हमने रख दिया, तो यहां से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकल आई, और यही परिभाषा अक्सर बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है आपको। ठीक, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बलाघूर्ण है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। तो वही जो बलाघूर्ण, मतलब वही जो बलाघूर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, ये चीज। अब देखिए हम मात्रक कैसे निकालेंगे। ठीक, मात्रक भाई कहां जगह है? चलिए आप सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर इसका मात्रक हम बताते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए इसको लिख लिया ना। अब देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, यहां से हम इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक, इधर का थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए भाई अभी फार्मूला हमने क्या बताया? फार्मूला बताया बच्चों टाउ बराबर mb। अब साइन थीटा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि मात्रक में इसका कोई काम नहीं। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, हमें m का चाहिए, तो वही m बराबर अगर हम लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? टाउ अपान b हो जाएगा। m बराबर करेंगे तो भाई टाउ अपान b। अब देखिए इसका जब मात्रक निकालना है, टाउ क्या है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर। ठीक, न्यूटन मीटर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाता है। यहां से अगर हम देखें तो कुछ कटने वाली चीजें हैं, कुछ कटने वाली हैं, बिल्कुल है बच्चों। ये न्यूटन से न्यूटन जब कट जाएगा तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर। भाई ये बटे का बटे ऊपर जाएगा एम्पियर, और ये चीज ऊपर जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ये क्या बचा है? हिंदी में भी लिख देते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका बच्चों मात्रक हो जाएगा। क्लियर? ये क्या होगा? ये मात्रक होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे बच्चों वीमा, डायमेंशनल फार्मूला। वीमा निकालेंगे, ठीक है ना? वीमा निकालेंगे तो देखिएगा भाई इसका वीमा क्या हो जाएगा? वीमा, अब देखिए एम्पियर है भाई, एम्पियर यानी आई को लिखते हैं ऐसे ही। ठीक, आई यानी धारक एम्पियर होता है, ऐसे ही लिखते हैं। ये क्या है भाई? मीटर स्क्वायर यानी लेंथ है, लंबाई है, लंबाई का एल होता है एल स्क्वायर। ठीक, इसको सही तरीके से जब लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, यानी इसका विमीय सूत्र। समझ में आ गया? इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों हमने मात्रक भी निकाल दिया। ठीक है ना? जो m का मात्रक हमने निकाला, भाई m क्या है? m के बारे में निकाल रहे हैं, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, जो आपके टॉपिक है बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वही हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं वो कटे भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होना। जो चीज हम दे रहे हैं आपको बस उतना आप याद रखिए। ठीक, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको तो पहले कर ही लिया था। ठीक,
ये भी आप मतलब इस तरह से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व विमा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये भी बेहद शानदार है, ठीक। हालांकि ये भी लेंदी है। कह रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। जैसे बच्चों इसमें देखिए, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। उसमें क्या था, वैद्युत वाले चैप्टर में भी सेम था बच्चों, अगर आपने पढ़ा है वहां पर केवल इतना था कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर वैद्युत की जगह चुंबक चुंबक शब्द आ गया है, ठीक। वहां पर जो P था यहां पर वही M बन जाता है, इतना याद रखना। मतलब P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर M का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी परिभाषा थोड़ा लिखेंगे कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक कार्य मतलब एक बल कार्य करता है, वही बल उसको क्या करता है, घुमाता है, ठीक। और वो बल ही क्या है बच्चों, यानी वो जो कार्य होता है, जो कार्य किया जाता है, वही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है। क्लियर हुआ इतना? ये सबसे पहले आपको थोड़ा इतना लिखना पड़ेगा कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, ठीक। उस पर है, उससे नहीं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम लिखेंगे बच्चों, माना, ठीक, वही चीज लिखेंगे कि माना एक M द्विध्रुव आघूर्ण वाला द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा है, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण में रखा है, ठीक, रखा है। अब लिखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक। मतलब सेम उसी तरह का है, मतलब यहां कहने का मतलब यह है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। और इसमें एक क्या रखा है, ठीक, ये पूरा है, एक इसमें रखा है चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक। मान लेते हैं इसकी दिशा ऐसी थी, इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं, या इसको थोड़ा ऐसा कर दें या ऐसे, तो इसको घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। और उसी स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। अब द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलाघूर्ण होगा, अभी हमने देखा है द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण निकाला था वो टाउ बराबर mb साइन थीटा। क्लियर हो गया? अभी हमने यही तो निकाला बच्चों कि मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर mb साइन थीटा होता है, वो चीज अभी हमने देखा है, ठीक, ऑलरेडी देख रखा है। अब यहां से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। चलिए हो गया, अब हम देखते हैं आगे। चलिए अब लिखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन तक ले जाने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक। मतलब बच्चों वही चीज हमने पहले माना कि भाई ये क्या है
कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव कोई रखा है। पहले इसकी स्थिति ये थी, अब मान लेते हैं कि थोड़ा इसको घुमा करके हम थोड़ा इस तरह से रख दें, यानी इसको थोड़ा घुमा दिया, तो जो विस्थापन होगा भाई यहां से यहां तक वो सूक्ष्म होगा, छोटा विस्थापन, क्योंकि छोटी दूरी विस्थापित कर रहे हैं, डी थीटा विस्थापन हो जाएगा बच्चों। अब ऐसी सिचुएशन में जो कार्य होगा वो कार्य भी तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी किया गया जो कार्य भी होगा वो भी तो सूक्ष्म होगा। भाई छोटा विस्थापन है, कार्य भी छोटा किया जा रहा है, ज्यादा विस्थापन होता कार्य अधिक करना पड़ता, वो चीज। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे बच्चों किया गया कार्य। भाई कार्य बराबर क्या होता है, ठीक, किया गया कार्य। अब कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है कार्य बराबर। तो अब यहां पर जो किया गया कार्य था वो बच्चों डी डब्ल्यू बराबर बल क्या था, यानी बल, बल का मतलब यहां पे बलाघूर्ण से है वो चीज, ठीक ठीक, यहां पर लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, ठीक, रहने दीजिए, इतना समझ जाइएगा, ठीक। बल और उसके बाद विस्थापन क्या है, डी थीटा हमने लिखा, तो इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर, इस टाउ के स्थान पे क्या है बच्चों, एम बी, एम बी, ठीक, साइन थीटा, एम बी साइन थीटा है, और उसके बाद ये क्या है, डी थीटा है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे द्विध्रुव को, ये तो छोटा विस्थापन, अब मान लेते हैं उसको बहुत लंबा विस्थापन करना है, तो हम लिखेंगे कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब ज्यादा विस्थापन करना है बच्चों तो संपूर्ण की बात आ जा रही है। अब किया गया जो कार्य हो जाएगा वो W बराबर हो जाएगा समाकलन थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2, और ये रहा MB साइन थीटा डी थीटा। अब भाई MB को बाहर हम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि भाई ये थीटा के सापेक्ष है, केवल इसी का समाकलन होगा, इसका नहीं होगा, ठीक बच्चों, इतना तो याद ही आपको पता ही है। अब चलिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे W बराबर ये लिखेंगे MB, M और B बाहर ले लिए, ठीक, थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2 हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब समाकलन साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा डी थीटा, यानी साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा होता है। अब मैथ वालों को तो पता है, बायोलॉजी वालों थोड़ा इतना याद रख लीजिए, ठीक। चलिए अब लिखेंगे बच्चों की W बराबर ये हो जाएगा MB, इसको बाहर रखिए, हमने बताया साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2, क्लियर हो जाएगा बच्चों। W बराबर MB, ठीक, W बराबर MB। अब इसमें लगेगा वही चीज, नियम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट, यानी माइनस कॉस, एक बार थीटा के स्थान पे थीटा 2, फिर अब इस माइनस की वजह से भाई ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, भाई होता है, ठीक। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये अगर कोई चीज जैसे लिखा है बच्चों x, अगर a से b लिखा है तो फार्मूला होता है एक बार अपर लिमिट यानी b माइनस लोअर लिमिट a, ठीक, ये समाकलन में ये रूल, तो वही चीज, ये माइनस है माइनस, तो अपर लिमिट यानी cos थीटा 2 हो गया माइनस ये फार्मूले वाला, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ये हो गया cos थीटा 1, ठीक, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, W बराबर लिख लेते हैं बच्चों इसको MB, और ये हो जाएगा कि cos थीटा 1, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस cos थीटा 2 लिख लेते हैं। और ये जो किया गया कार्य होगा, पहले ही डेफिनेशन में आपको बता दिया गया था इसके बारे में कि जो किया गया कार्य है बच्चों यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है, ठीक, निहित या संचित, निहित हो जाता है,
निहित हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसके स्थान पे बच्चों, ठीक, जहां ये था W, ये हो जाएगा यहां पे U। U बराबर क्या लिखेंगे, MB, और कोष्टक में cos θ1 माइनस cos θ2। यही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाएगा U बराबर MB cos θ1 माइनस θ2। इस पे न्यूमेरिकल भी आपके कभी कभार पूछ लेता है। ठीक, न्यूमेरिकल तो कम पूछता है लेकिन डेरिवेशन ये ज्यादा पूछता है। और याद करिए, अगर आपको याद हो बच्चों, वहां पर U बराबर क्या था, यहां पर जो MB है वही चीज PE था, PE cos θ1 माइनस cos θ2, याद है ना, क्योंकि जो M है यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वहां पर P था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर B है चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर E था वैद्युत क्षेत्र। तो ये समझिए, वो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही पहले वाले के जैसे मिलता जुलता है, इसलिए ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, मिलाइएगा आप। पहले वाले चैप्टर में जो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने व्यंजक निकाला है, निगमन, सेम इसी तरह का है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक। ठीक, चुंबक किसे कहते हैं, हमने बताया ना, जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक रखे हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कह रहा कि चुंबक किसे कहते हैं, और चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक, नाम ही है चुंबक, चुंबक का मतलब चिपकना है ना, किससे चिपकना, हमें क्या पता। देखिए, चुंबक कह रहा है कि किसे कहते हैं, तो हर वह पदार्थ, ठीक, हर वो पदार्थ जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, उसे कहते हैं चुंबक। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो किसी लौह पदार्थ को अपनी तरफ खींचे, लौह पदार्थ की बात मत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बहुत बच्चे होते हैं ना कि यार कि वो बहुत सुंदर है, मुझे अपनी तरफ खींच रही है ना, वो चुंबक हो गई सर जी आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर हमने बताया बच्चों कि लौह पदार्थ जो भी, यानी इसमें जिसमें हम बात करें कि जो लौह गुण पाया जाता है, ठीक, उसे कहते हैं, मतलब वो चीज को आकर्षित करे तब वो चुंबक होता है। परिभाषा लिखेंगे कि वह पदार्थ जो लौह पदार्थ लाइक दैट निकिल, कोबाल्ट, लोहा आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं बच्चों चुंबक। ठीक, यानी वो पदार्थ जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, उसे कहते हैं चुंबक। चुंबक का गुण क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये सब केवल सुनने वाली चीजें हैं बच्चों, रटने वाली नहीं है रसगुल्लों। एक बार आप देख लिए ना, बस याद हो जाएगा, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत फिर है नहीं। गुण में पहला है कि चुंबक लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है, पहला गुण। ये तो हम भाई पहले ही बता चुके हैं, ठीक, अब इसमें बताने की क्या जरूरत है भाई, नई चीज थोड़ी है ये। दूसरा है कि घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे, लटका देने पर रसगुल्लों वो सदैव उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ उसी डायरेक्शन में वो ठहरेगा, उसी डायरेक्शन में जाकर के वो एकदम टिक जाएगा। ठीक, ये दूसरा होता है। तीसरा है कि एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। मतलब बच्चों जैसे ये चीज है, ठीक, एक चुंबक है, ये एक चुंबक है। अब उसके बाद इसको तोड़ दीजिए, मान लेते हैं आपने इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक, आपने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना। फिर मान लेते हैं कि दो के बजाय आप क्या किए भी, आपने इसको तीन से तीन मतलब दो या दो से अधिक भागों में बांट दीजिए। हमने क्या किया कि भाई इसको हम तीन भागों में बांट दिए, ठीक। तो चाहे जितने पार्ट कर दीजिए आप, ठीक, चुंबक की ये खासियत है कि चुंबक को अगर हम छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें बच्चों, अगर इसको बांट दें तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। जैसे इसमें अगर नॉर्थ साउथ
पोल है इसको काट दोगे ना, इसमें भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा, इसमें भी नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, इसमें भी बच्चों नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, इस वाले में भी नॉर्थ साउथ, इसमें भी नॉर्थ हो गया, इधर साउथ। यानी हर एक जो टुकड़ा है वो एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। आप इसको हजारों टुकड़ों में करिए, लाखों टुकड़ों में करिए, करोड़ों में करिए, ठीक। एक चुंबक के अंदर जो हम बात करें, जो चाहे जितने आप टुकड़े कर दीजिए वो एक पूर्ण चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा। समझ में आई बात? ये होता है। अगला इसके अंदर गुण क्या है बच्चों? चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। चलिए अब इसका मतलब क्या है? अगर बच्चों ठीक जैसे ये चुंबक हमने रखा है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर इधर भाई ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक इस तरह से एक और बना लेते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हमने क्या बताया कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम देखें बच्चों, एक मिनट, नॉर्थ साउथ था, यहां पर भी हम साउथ कर दें, नॉर्थ कर दें, तो देखिए इसमें क्या है, नॉर्थ है साउथ है, फिर नॉर्थ है साउथ, तो ये दोनों पास पास जो हैं, अगर इनको हम गौर से देखेंगे बच्चों तो इधर है दक्षिणी ध्रुव, इधर है उत्तरी ध्रुव, तो विपरीत ध्रुव हो गए। ऐसी सिचुएशन में ये चुंबक एक दूसरे के करीब आएंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे अगर समान ध्रुव हो गया, जैसे ये साउथ पोल है ये साउथ पोल है, तो दोनों क्या है, समान ध्रुव है। ऐसी सिचुएशन में ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा घर पर भी, चुंबक को जब दोनों ध्रुव समान होंगे, जब आप साथ में ले जाओ, पास ले जाओगे, वो मतलब उनको दम लगाना पड़ेगा, आपको ताकत लगानी पड़ती है, फिर भी आप जबरदस्ती उसमें सोचोगे हम उसको टच कराएं, लेकिन वो तुरंत यूं छोड़ देंगे। लेकिन विपरीत ध्रुव है तो दूर रखने पर ही जैसे नजदीक थोड़ा ले जाएंगे, सटाक से यानी अपने आप तेजी से खींच करके आकर्षित हो जाएंगे। यूं समझिए बच्चों, लड़का लड़का से ही शादी नहीं कर सकता है ना भाई, लड़का लड़की से शादी करेगा, यानी लड़के के अंदर अट्रैक्शन लड़की को देख करके आएगा। अब ऐसा थोड़ी है ना कि कोई लड़का देखेगा किसी लड़के को, ओह माय गॉड बड़ा ही हैंडसम बंदा है, ऐसा तो वो बोलेगा नहीं ना, लड़की को देखकर बोलेगा कि लड़की बहुत ही सुंदर है। यानी अट्रैक्शन किसमें हो रहा है, दो विपरीत प्रकार में, है ना भाई। आप लड़का है, सामने लड़की है, तो उसकी सुंदरता आप देखोगे, आकर्षित होगे। सेम कंडीशन अगर लड़की के अंदर भी है तो वही लड़के को देख करके आकर्षित होगी, लड़की लड़की को देख करके उसके प्रति आकर्षित नहीं होगी। अब इसको गलत तरीके से मत सोचिएगा, ये एक एग्जांपल के थ्रू है। अब ये मत समझिएगा, है इतना याद रखना कि भाई लड़का लड़की से शादी करेगा, लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, हैं? और जहां लड़के लड़के रहेंगे वहां तो दंगा हो जाएगा, लड़कियां लड़कियां रहेंगे वहां पर भी दंगा, ठीक, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब विपरीत प्रकार के रहेंगे तभी दोनों में प्यार होगा, है ना, इतना याद रखिए। तो ये चीज होता है बच्चों, समान ध्रुव है आकर्षण, समान ध्रुव है प्रतिकर्षण होगा, विपरीत है आकर्षण होगा, इतना याद रखना। तो ये चीज हो जाता है चुंबक के गुण में। क्लियर हुआ? चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा तथा गुण लिखिए। ठीक, याद करिए, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, सेम वही कंडीशन है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। बस जहां पर चुंबक आप मतलब वैद्युत वहां पर बोला था, वहीं पर आपको चुंबक बोल देना है। यूं समझिए पूरा लॉजिक एक जैसे है। परिभाषा है बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर यानी अविरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। और वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या बताया था, देखिए अब यहां से दोनों समझ लो साथ साथ तैयार हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र में बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, और यहां पर केवल चुंबक आ गया है। ठीक, तो यहां पर चुंबक आ गया है, तो बच्चों यहां पर चुंबक की बात कर रहा है भाई, ये चुंबक हो गया। ठीक, ये चुंबक हो गया, जैसे इधर बनाते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, एक चुंबक हो गया। ठीक है, ये एक चुंबक हो गया, ये नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक, ये चीज
तो अब इसमें समझिए, अब हमें पता है कि भाई इसमें से चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो इधर से निकलकर इधर आती हैं, ठीक, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये तो यहां पर, ठीक, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों, यही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अब समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं हमने बताया वे काल्पनिक, ये चुंबक है, और चुंबकीय बल रेखाएं तो वही होता है वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अनवरत या निरंतर या लगातार प्रदर्शन करती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण होगा, पहला देखिए बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर, देख रहे हैं कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, ठीक, यानी दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। दूसरा है ये बल रेखाएं वक्राकार होती हैं, वक्र का मतलब इस तरह से, ठीक, ऐसे है तो इसको वक्र बोलते हैं। तो ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, वक्राकार होती हैं। अगला है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं में भी बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो वहां पर एक साथ दो दिशाएं हो जाती हैं, जबकि एक साथ दो दिशाएं संभव नहीं है। ये 2023 में क्वेश्चन भी पूछा था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कारण क्या है, ठीक, तो यही कारण है कि अगर ये एक दूसरे को काट देती हैं तो उस बिंदु पर दो दिशाएं बन जाएंगी, और जबकि दो दिशाएं होना ये संभव है ही नहीं, ठीक, तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, समझ में आ गया, ठीक। अगला है कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां पर, क्योंकि भाई जो चुंबक की प्रबलता होती है ध्रुवों पर ही मैक्सिमम होती है ना, यहां पर इसमें, ठीक, तो वही चीज है बच्चों की जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, प्रबल होता है, ठीक। जहां पर दूर दूर होती है रेखाएं वहां पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो दुर्बल होता है, यानी कम होता है। याद आया, ठीक, ये चीज। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, अब की बार इसको नया ऐड कर दिया गया है, पिछली बार इसको काट दिया था बच्चों, फिर से जोड़ दिया है। देखिए चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, व्याख्या कीजिए, ठीक। तो देखिए चुंबकीय प्रकृति के आधार पर या व्यवहार के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय। अब देखिए प्रतिचुंबकीय, नाम ही है प्रति, तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक। अगर इनके पास कोई अगर चुंबक आप ले जाओगे हलचल होगा ही नहीं, ठीक, यानी कुछ भी नहीं होगा उसमें हलचल, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं प्रतिचुंबकीय। जैसे हो गया बच्चों सोना, चांदी, जस्ता आदि, ये सबके सब क्या हैं, ये प्रतिचुंबकीय हैं। इनके पास आप जैसे ही कोई मैग्नेट ले जाओगे इनमें कोई हलचल नहीं होने वाली है, यानी इसमें कुछ भी हलचल नहीं होगी, ठीक। तो ये होता है प्रतिचुंबकीय। दूसरा है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, ठीक, और तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर उसके सिरे की ओर, क्या लिखे हैं, सरे लिखा है भाई, उसके सिरे की ओर, ठीक, उसके क्या होता है, सिरे की और आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी अनु जो चुंबकीय होते हैं वो प्रति से थोड़ा ज्यादा, प्रति से थोड़ा ज्यादा का मतलब इनके अंदर थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक। यानी वही चीज होता है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, और इनके पास बच्चों जैसे ही कोई चुंबक आप ले जाओगे थोड़ा सा हलचल होगा, यानी ये चुंबक की तरफ क्या है, आकर्षित हो जाते हैं थोड़ा। ऐसे पदार्थों को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, ये मामूली सा
होंगे, विक्षेपित होंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, चलिए बच्चों सबसे पहले इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए बच्चों हो गया। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मतलब इसमें का लौह चुंबकीय तीसरा पार्ट। देखिए बच्चों लौह चुंबकीय क्या होता है? लौह चुंबकीय तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा इनके पास जैसे ही कोई चुंबक ले जाओगे, ये चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लाइक दैट लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। भाई ये चीज क्या है? अगर इनको आप अगर चुंबक के करीब ले जाते हो, ये बहुत ही तेजी से उसकी तरफ यानी चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हालांकि इसमें देखिए, ठीक, पहले चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि और भी टॉपिक हैं, एक एक लाइन की परिभाषा है बच्चों, जैसे नतिकोण है, दिक्पात कोण है। ठीक, नतिकोण दिक्पात कोण में जो संबंध होता है, या कह लें जैसे क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध, तो इसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देख रखा है। बहुत ज्यादा लेंदी इसको ले जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उतना देखें जितना आप तैयार कर सके। ठीक, बहुत फालतू का देखने से कोई मतलब है नहीं बच्चों, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये एक दो लाइन की परिभाषा है, पूछी जाती है। आप इतना क्वेश्चन बैंक से भी याद कर सकते हैं, या मे भी आपने याद किया भी होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।